आज हम हिंदी उपन्यास 2 जिसका कोड MHD15 है, जून 16 का व्याख्या करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, मैं कायदे आजम के सामने हाथ जोड़कर दया और शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि इस कत्ल और खून को बंद कराएं, अमन कायम कराएं, हिंदू भाई बहनों फिर से अपने घरों में लौटकर शांति से निर्भर रह सकें। लेकिन उससे पहले यहाँ से गए मुसलमानों का लौट आना ज़रूरी है। जब तक दिल्ली और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए खतरा मौजूद है, मैं किस मुंह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पर कत्लो खून बदअमनी के लिए दोष लगा सकता हूँ? किस मुंह से उन्हें शांति कायम करने के लिए कह सकता हूँ? मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शांति और अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूँ। तो ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं वह यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच से लिया गया है। भारत विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों से सभी शोकाकुल थे। पूरे देश में गांधी जी शांति और अहिंसा का आह्वान कर रहे थे। इस गद्यांश में उनके यानी गांधी जी के द्वारा भावनात्मक रूप से भारत पाकिस्तान की सरकारों से हिंसा और सांप्रदायिक दंगों को खत्म करके शांति और अहिंसा अपनाने की अपील की जा रही है। अभी हम व्याख्या देखते हैं। इस गद्यांश में दिल्ली के करोल बाग में आयोजित शांति सभा के आयोजन का वर्णन है। देश विभाजन के बाद पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा है। रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू मुसलमानों का भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत पलायन हो रहा है। अहिंसा और गांधीवादी विचारधारा के लोग शांति और अहिंसा का आह्वान का संदेश विभिन्न माध्यमों द्वारा संपूर्ण देश में फैला रहे हैं। करोल बाग के शांति सभा में गांधी जी जनता से शांति की अपील कर रहे हैं। इस दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों और पुस्तकों को एक दूसरे धर्मों पर थोपे जाने की कटु आलोचना भी करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं प्रार्थना कुरान शरीफ की तलावल से नहीं कर सकता तो प्रार्थना दूसरे धर्मों का पाठ से भी नहीं करूँगा। वे भारत में मौजूद मुस्लिमों को हिंद सरकार की जमानत मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि भारत के मुस्लिमों के साथ गलत होता है तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा कि जो कि भारत को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करेगा। यह आप अपने भाषण में पाकिस्तानी हिंदुओं की पीड़ा का भी जिक्र करते हैं और उसे सुलझाने का आग्रह करते हैं। गांधी जी जनता के सामने हाथ जोड़कर शांति और अहिंसा की एक बार पुनः निवेदन करते हैं। वे पाकिस्तान से निकाले और मारे जाने वाले भाई बहनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब उस समय थे, उन्होंने अर्थात कायदे आजम से वे प्रार्थना करते हैं, मीन्स गांधी जी इनके लिए पाकिस्तान तक जाने की अपनी इच्छा और दृढ़ता प्रकट करते हैं। वे सांप्रदायिक हिंसा का कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को मानते हैं। यहाँ पे गांधी जी दोनों को सुलह कराना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक दूसरे जगह हर जगह शांति और अमन फैला रहे। इसलिए वे जो उस समय के कायदे आजम मोहम्मद अली प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनसे वे प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान आने की इच्छा प्रकट करता हूँ। इस सांप्रदायिक हिंसा का कारण सिर्फ भारत नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वे दोनों को मानते हैं। वे कहते हैं जब तक दिल्ली और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए खतरा मौजूद है, मैं किस मुँह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पर कत्लों और खून और बदअमनी के लिए दोष लगा सकता हूँ? किस मुंह से उन्हें शांति कायम करने के लिए कह सकता हूँ? गांधी जी अपने इस भाषण के माध्यम से आपसी मेलजोल बढ़ाने और ईर्ष्या भावना को खत्म करने का संदेश देते हैं। वे दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए स्वयं की मृत्यु की भी परवाह नहीं करते हैं। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि कथन तर्कपूर्ण है, भाषा संवेदनात्मक है। लेखक ने गांधी जी के मनोभाव को उतारने का प्रयास किया। यहाँ पे गांधी जी के मनोभाव, मन के भाव उन्होंने उकेरा है
गांधी जी के भाषण द्वारा विभाजन और सांप्रदायिकता की असाधारण स्थिति को बेवड़े के रूप में लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके बाद हमारा दूसरा व्याख्या है, नजीबे वाजिब सवाल है होता यह है कि छोटी बड़ी हुकूमत सरकार अपने कारनामों, लड़ाई, फतेह, यात्रियों को महफूज रखने के पूरे इंतज़ाम करती हैं, पूरा दफ्तर रखती हैं। बाकी दामाद-ईद सायों के लिए यह काम उनकी निराश कर लेती हैं। जिस खानदान का कारण ढंग पर हुआ, निराश उनकी 7 पीढ़ियों तक नाम दोहरा लेगी। सिलसिला चलता रहता है। कृपाराम बोले, शाह जी, मेरा भी कोई न कोई तो खत्रियों के मिरासी, सोहला कौमा, ब्राह्मणों के मिरासी, कमाची अमीर मिरासी या राय मिरासी, सेवक कव्वाल, बलोचों के मिरासी से अलग, सिया मिरासी अलग, अमीर हमजा वाले लोरी अलग। मीन्स यहाँ पे यह जो गद्यांश है वो कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा से लिया गया। और यहाँ नजीबा शाह जो हैं यह जानना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में हुकूमतों ने जो संपत्तियाँ लोगों के नाम की थी वह आज भी उन्हीं के नाम है और उनकी भावी पीढ़ियाँ उनका सुख उठा रही, क्या यह उचित है? प्रस्तुत गद्यांश में शाह जी नजीबा के इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शाह जी जो कि इस उपन्यास के नायक हैं, कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा। फिर हम इसकी आगे व्याख्या देखते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु अविभाजित पंजाब की साझी जन संस्कृति की व्याख्या करती हैं। उपयुक्त पंक्तियों में नजीबा के सवाल का जवाब देते हुए शाह जी कहते हैं कि नजीबा, तेरा सवाल उचित है। यह सही है कि वर्षों पहले जो हुआ था उसका आज कोई गवाह नहीं है। जोड़ी गई मिरास सच्ची है या झूठी, पता लगाना मुश्किल है। असल बात यह है कि छोटे बड़े शासकों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अनेक लोगों की हिफाजत करने के लिए उनके नाम संपत्ति लिख दी थी, और जिनके नाम मिरासी लिखी गई है उसकी 7 पीढ़ियों तक उसके खानदान का ही अधिकार बना रहता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। इसके विशेष में आएगा कि पंजाबी तथा उर्दू की जुगलबंदी प्रभावी है। लोक भाषा के प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावशाली बन गई है। तीसरा है कि पुरानी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। फिर जून 16 की तीसरी प्रश्न है, साधारण लोग अत्यंत साधारण हैं, मेरी प्रतिभा के स्तर से बहुत नीचे हैं। मैं उन्हें जिस तरह चाहूँ बहका सकता हूँ। मुझसे अपने व्यक्तित्व के प्रति अनावश्यक मोह, उनके विकृतियों को भी प्रतिभा का तेल समझने का भ्रम और अपनी सामाजिकता भी अपनी ईमानदारी समझने का अनावश्यक दंभ आ गया था। धीरे धीरे मैं अपने को ही इतना प्यार करने लगा कि मेरे मन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गई और मैं स्वयं अपने अहंकार में बंदी हो गया। पर इसका नशा मुझ पर इतना तीखा था कि मैं कभी अपनी असली स्थिति पहचान नहीं पाया। तो यह प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा से लिया गया। ये इन पंक्तियों में मानिक मुल्ला वाचक हैं, मीन्स बोलने वाले हैं। वो पूरी इस उपन्यास में उन्होंने अपने को सामने रखकर ही 7 कहानियाँ सुनाई हैं। वह अपने जीवन के अनुभव द्वारा मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर कर रहे हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग स्वयं को बुद्धिजीवी व प्रतिभावान मानकर दूसरों को नीचा समझते हैं और खुद को ही अपने आदर्शों की 4 दीवारी में कैद करते हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह उपन्यास निम्न मध्य वर्ग के जीवन और उसकी विसंगतियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मध्य वर्ग के जीवन को किस्सा गोई शैली में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानिक मुल्ला कहते हैं कि मैंने अपनी प्रतिभा के कारण दूसरे लोगों को असाधारण ही नहीं बल्कि बहुत साधारण समझा। इसी प्रतिभा के बल पर मैं उन्हें जिस दिशा में ले जा सकता हूँ, ले जाना चाहूँ मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि वह मुझ पर और मेरी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। इस कारण मुझे अपनी ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के प्रति एक मोह हो गया है
और अपनी प्रतिभा के नशे में मैं अपनी कमियों को भी प्रतिभा का ही हिस्सा समझने लगा। समाज से उसी स्थितियों से स्वयं को अलग कर उसे ईमानदारी का नाम दे दिया, जिससे अनावश्यक अहंकार ने मुझे घेर लिया। मुझे केवल अपने व्यक्तित्व से प्यार हो गया, जिससे सारी दुनिया, उसके आधार, सुख दुख सब पराये हो गए। मैं अहंकार और बुद्धिमानी के झूठे नशे में इतना खो गया कि स्वयं को एक गहरे बंद कुएं का मेढक बना लिया और वास्तविकता से भागता रहा। इसके विशेष में आएगा कि प्रेम के विषय में मानिक मुल्ला के विचार प्रकट किए गए हैं। मानव मनोभावों को मानव की मूल वृत्ति का नैसर्गिक स्वभाव का विश्लेषण किया गया है। थर्ड है, भाषा सरल और सहज प्रसंगानुकूल है। चौथा व्याख्या प्रश्न पढ़ती हूँ। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब ज़रूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुटों में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वह जनता की सेवा जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर, दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपुर्ददार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वह इन पदों पर काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही ना था। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी से लिया गया है। यह गद्यांश उपन्यास के दो मुख्य नायक रंगनाथ और रूपन के बीच बातचीत का अंश है। रंगनाथ शहर से लौटता है और उसकी बहस एक ड्राइवर से हो जाती है, जिसके लिए रूपन के पिताजी के घर एक बैठक की जाती है। रूपन, जो कि इस उपन्यास का नायक है, रंगनाथ इस उपन्यास के नायक हैं और रूपन वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब इसका व्याख्या हम करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में शहर से लौटने के बाद रंगनाथ की बहस एक ट्रक ड्राइवर से हो जाती है। ड्राइवर को रंगनाथ 2 रुपये देकर झगड़े का निपटारा कर आता है। इस पूरे वाक्य के दौरान रूपन वहां मौजूद रहता है। बैठक के बाद रंगनाथ रूपन से गांव वालों के संदर्भ में बातचीत करता है। रूपन से रंगनाथ उसकी शिक्षा के विषय में पूछता है। रूपन, जो कि पिछले 2 सालों से 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहा था, वह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को कोसता है। तभी उसके पिताजी रूपन के इस बात पर व्यंग्य करते हैं कि शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। रंगनाथ को पता चलता है कि वैद्य जी कॉलेज के मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान रंगनाथ रूपन से मामा जी के पिछले कार्य क्षेत्र के बारे में व्यंग्य करते हुए कहता है कि और कोऑपरेटिव यूनियन से क्या हाल है मामा जी, उसके भी तो कुछ थे। ये यहाँ पे रूपन से रंगनाथ कह रहा है कि कोऑपरेटिव यूनियन का क्या हाल है मामा, वहाँ पर भी तो मतलब कुछ पद पे थे, ऐसे वो व्यंग्य कर रहा है। रूपन तीखेपन से कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। वह अपने पिताजी के कार्य पर तंज करता है। रूपन अपने पिताजी के कार्य के प्रति समर्पण था और व्यंग्य भी करता है। वह कहता है कि वह जिस निष्ठा और भाव से अंग्रेजों के प्रति कार्य करते थे, उसी भावना से आज भी कार्य करते हैं। एक उदाहरण देते हुए कहता है कि जब विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सरकार की तत्परता से मदद की। वही तत्परता आज राजनीतिक गुटों के सदस्यों की भर्ती कराने में दिखाते हैं। रूपन उनके भूतपूर्व पदों जूरी, दीवानी और लंबदार की तुलना वर्तमान के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर पद से करता है। इस दौरान रूपन भारत के युवाओं की योग्यता पर भी तंज करता है। वह कहता है कि पूरे देश के नवयुवक निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ रहा है। वास्तव में उन्हें इन पदों का कोई लालच नहीं, लेकिन कोई यह जिम्मेदारी उठाने वाला भी तो नहीं है। यहाँ रूपन, जो कि अपने पिताजी के बारे में व्यंग्य करते हुए रंगनाथ को जवाब दिए जा रहा है, उसी प्रसंग में यह पूरा वाक्य हुआ है। इसके विशेष में आते हैं। शैली व्यंग्यात्मक है, कहीं कहीं पर तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग है।
समकालीन नई पीढ़ी के बुद्धिजीवियों पर व्यंग किया गया है।